आज मैं जिस वीज़े पर बात करने जा रहा हूँ वो जो कनाडा का स्टडी वीज़ा है, इसके अंदर मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि आपको कितनी कॉस्ट आएगी स्टडी वीज़े पर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। जिस तरह मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, आज तक इतनी डिटेल में कभी भी किसी ने ये वीडियो नहीं बनाई होगी। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी कंसल्टेंट या वीज़ा वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताए होंगे, तो इंशाल्लाह उसके बाद आप सिर्फ जहाज़ चढ़ेंगे। तो ये वीडियो मैं ख़ास तौर पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यूएई के लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपने एंड तक जाना है, बहुत ही डिटेल के साथ मैं चीज़ें बता रहा हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। अख लड़ी बदोबदी मौका मिले कदी कदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान राना आदिल अहमद आज एक नई वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जी। वीज़ा के रिलेटेड सीरीज़ चल रही है, तो आज मैं सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ अपनी स्टडी वीज़ा से रिलेटेड। तो आज इसमें हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलें स्टार्ट करता हूँ। जो पहली कैटेगरीज हैं उनके बारे में मैं आपसे बात कर लूँ। दो कैटेगरीज होंगी जिसके ज़रिए आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे। एक होती है STS स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम और एक होती है नॉन STS, यानी कि एक STS होगी और एक होगी नॉन STS। अब STS और नॉन STS में क्या फ़र्क है? अगर आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन STS सेटअप के ज़रिए प्रोसेस करेंगे तो आपको 22 दिन के अंदर वीज़ा लगने के चांस होते हैं, यानी कि 22 दिन के अंदर आपका स्टडी वीज़ा अप्रूव हो जाता है। तो चलें सबसे पहले बात कर लेते हैं जिस कैटेगरी के ऊपर, वो होगी STS। STS है पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के लोगों के लिए। इसके अंदर हमें 1 साल की फ़ीस जमा करवानी होगी, यानी कि 2 सेमेस्टरों की फ़ीस, ठीक है। दूसरी इसके अंदर होगा IELTS ज़रूरी है। IELTS में आपके 6.5 बैंड होने चाहिए और ये ओवरऑल है, और हर मॉड्यूल के अंदर 6 बैंड होना ज़रूरी है। तीसरी इसके अंदर चीज़ आ जाती है GIC, ठीक है। और इसके बाद दूसरी कैटेगरी आ जाती है जी हमारे पास नॉन STS, और उसमें ये फ़र्क है जी, इसमें UAE मिडल ईस्ट के लोग सऊदी अरब से अप्लाई करेंगे, लेकिन होंगे वो पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी, ठीक है, लेकिन रहते पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से बाहर होंगे। तो इन लोगों में सबसे पहले जो फ़ीस होगी वो आपको 1 साल की जमा नहीं करवानी होगी, यानी कि 1 सेमेस्टर की फ़ीस जमा करवाएंगे। उसके बाद IELTS की ज़रूरत नहीं है जी, IELTS इसमें ज़रूरत नहीं होगी IELTS की। लेकिन अगर आप IELTS कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वो जो रिस्ट्रिक्शन थी 6.5 और 6 एवरी मॉड्यूल में, वो कोई ज़रूरत नहीं है। 5 भी आ जाते हैं, 5.5 भी आ जाते हैं, आप फिर भी वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं जी। ये मेजर डिफरेंस है STS और नॉन STS के अंदर। अब इसके बाद हम बात करते हैं जी एलिजिबिलिटीज़ पर। सबसे पहले तो आपकी एज 18 साल होनी चाहिए या इससे ज़्यादा, काम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ आपके पास आ गई कि आपका 12th क्लास करना, यानी कि 10+2 इंटरमीडिएट, FSC, FA वगैरह ये होना ज़रूरी है जी। इसके बाद आपने IELTS किया हो जो कि 6.5 बैंड के साथ होगा। इसके बाद हम स्टडी में गैप की बात करते हैं जी, कि गैप कितना होना चाहिए। अगर तो आप 12th क्लास के बाद आ रहे हैं, यानी कि इंटरमीडिएट के बाद आ रहे हैं, तो आपका जो गैप है वो 2 से 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ना गैप हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर गैप है 2 से लेकर 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें आपको ये रीज़न बताना पड़ेगा कि वो जो 2 या 3 साल आपने स्टडी कंटिन्यू नहीं की, वो क्यों नहीं कर सके। यानी कि अगर आप काम करते थे वो बताएंगे, या किसी और वजह से आप स्टडी कंटिन्यू कर सकते, वो आप वजह उनको बताएंगे। उसके बाद अगर आप बैचलर के बाद जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो फिर आपका जो गैप है 2 से 5 साल के दरमियान का गैप है, वो तो जस्टिफिकेशन उसके लिए देने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि उसके लिए आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर गैप आपका 5 साल से ज़्यादा है, 5 साल, 7 साल, 10 साल या 15 साल, फिर आपको रीज़न या जस्टिफिकेशन बतानी होगी उसके लिए कि आप कहीं जॉब करते रहे हैं, आप क्यों नहीं पढ़ सके। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना होंगी। अब मैं जिस चीज़ पर बात करने लगा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है जी DLI इंस्टीट्यूट कनाडा के। जो DLI क्या है? DLI या डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट। अब DLI है क्या चीज़?
ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ना सिर्फ गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं, बल्कि अगर आप इन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं तो आपको वर्क परमिट बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इसलिए आपने सबसे पहले ये चीज़ें चेक करनी है कि आप जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं वो DLI होनी ज़रूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हर बंदा अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कनाडा में रहना या सेटल होना चाहता है। तो अगर जो यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होंगी या गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होंगी तो फिर आपको वर्क परमिट आसानी से मिल जाएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जी। अब हम आ जाते हैं जी फ़ीसों के ऊपर। सबसे पहले जो IELTS के लिए हमें फ़ीस देनी होगी, जो IELTS करना है हमने, उसकी हमें जो तकरीबन जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 300 कनेडियन डॉलर से लेकर 350 कनेडियन डॉलर तक। ये IELTS की फ़ीस होगी। इसके बाद हम बात करते हैं जी कॉलेज यूनिवर्सिटी की फ़ीसों की। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी जो यूनिवर्सिटी में आपने एप्लीकेशन लेनी है यूनिवर्सिटी, यानी कि आप सीधे अल्फाज में अगर बात करें तो प्रॉस्पेक्टस। आप एक अच्छी बात तो ये है कि आप 2-3 यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करें, 2-3 कॉलेजेस में अप्लाई करें, ताकि आपके पास ज़्यादा ऑप्शनें हों। ठीक है, उसके जो फॉर्म हमने लेने हैं उसकी जो फ़ीस होगी वो वेरी करती है वैसे यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी, कॉलेज से कॉलेज, लेकिन एक रफ सा आइडिया लगाते हैं जिसके अंदर ही आपकी फ़ीस होगी, यानी कि $150 से लेकर $250 तक, यानी कि 150 कनेडियन डॉलर से लेकर 250 कनेडियन डॉलर तक आपकी प्रॉस्पेक्टस या फॉर्म की फ़ीस होगी। इसके बाद हम बात करते हैं जी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फ़ीसों की। अब जो कॉलेज की फ़ीसें हैं वो कम है यूनिवर्सिटी से, और जो यूनिवर्सिटी की फ़ीसें हैं वो कॉलेज से थोड़ी सी ज़्यादा हैं। अब जो कॉलेज की फ़ीस होगी वो 14,000 कनेडियन डॉलर से लेकर 18,000 कनेडियन डॉलर तक होगी। और अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी की जो फ़ीसें हैं वो 14,000 कनेडियन डॉलर से स्टार्ट होती हैं और 24,000 कनेडियन डॉलर तक जाती हैं। लेकिन जो ज़्यादातर हमने सुना है और देखा है वो 14,000 कनेडियन डॉलर से लेकर 21,000 कनेडियन डॉलर तक जाती हैं। तो ये होगी जी यूनिवर्सिटी की फ़ीसें जो हमने 1 साल की फ़ीस जमा करवानी होती है। ठीक है, यानी कि 2 सेमेस्टर की फ़ीस। कॉलेज सस्ता होगा, यूनिवर्सिटी महंगी होगी। अब बात करते हैं जी हम GIC पर। GIC है जी गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। GIC अकाउंट भी आपको कनाडा आने से पहले ही किसी भी कनाडा के बैंक के अंदर खुलवाना होगा, यानी कि आप रॉयल बैंक, आप CIBC बैंक, आप TD बैंक, यानी कि किसी भी बैंक के अंदर अपना GIC अकाउंट खुलवा सकते हैं, और ये आपको कनाडा आने से पहले ही अकाउंट खुलवाना होगा। GIC अकाउंट के अंदर आपको 10,000 कनेडियन डॉलर रखवाने होंगे। ये GIC है क्या जी? GIC है जी आपका लिविंग एक्सपेंस, जो आपके पैसे हैं जो आप कनाडा में उतरेंगे वो आपके इस्तेमाल में आएंगे। ये आपके ही पैसे जो कनाडा में आने के बाद आप लिविंग एक्सपेंस के तौर पर वापस मिलना शुरू हो जाएंगे जी। इसमें मैं 2-3 चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये है कि अगर आप अकेले स्टडी वीज़े के ऊपर आ रहे हैं तो आपको 10,000 कनेडियन डॉलर रखवाने पड़ेंगे बैंक के अंदर। अगर आप अपने स्पाउस यानी अपनी बीवी या हस्बैंड के साथ आ रहे हैं तो आपको इसके अंदर मज़ीद $4,000 यानी कि 10 और 4 $14,000 आपको GIC अकाउंट में रखवाने होंगे। अगर आपका कोई बच्चा भी है तो आपको 3,000 मजीद इसके अंदर रखवाने होंगे, यानी कि 14,000 एक हो गए, 3,000 उसके अंदर ऐड किए, $17,000 हो गए। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 3,000 और ऐड हो जाएंगे, यानी कि 17 और 3 20 हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपके 2, 3, 4 हैं तो हर दफ़ा हर बच्चे के साथ आपको 3,000 कनेडियन डॉलर देने होंगे। यानी कि आप अगर कनाडा में स्टडी वीज़े के ऊपर आ रहे हैं तो आप अपनी फैमिली को साथ लेकर आ सकते हैं, यानी कि आपने बीवी और बच्चों को साथ लेकर आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप पहले अकेले ही आएँ, उसके जब आप आ जाएं उसके 2-3 माह के बाद अपने बीवी और बच्चों के वीज़ा अप्लाई करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। अब GIC को जो ब्रेक डाउन कैसे करेंगे जब आप कनाडा आ जाएंगे, जब आप कनाडा में पहुंच जाएंगे तो पहले दिन आपको GIC अकाउंट से $2,000 आपको दे दिए जाएंगे,
ताकि आप अपने अकोमोडेशन वगैरह का कुछ कर लें सारा। उसके बाद जो बाकी $8,000 हैं वो आपके जो बाकी मंथ हैं यानी कि जो 11 माह हैं बाकी उनके अंदर $670 के हिसाब से $670 के हिसाब से वो आपको हर महीने आपके GIC अकाउंट से देते रहेंगे ताकि आपको रहने के अंदर कोई मसला ना आए। तो इसलिए वीज़ा एप्लीकेशन के साथ पहले से ही आपको GIC अकाउंट भी कनाडा के अंदर खुलवाना होगा। अब हम आ जाते हैं जी अपने मेडिकल की तरफ, यानी कि आपको अप फ्रंट मेडिकल करवाना होगा और आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अप फ्रंट मेडिकल ही करवाएं ताकि जो आपका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो कम से कम लगे और एम्बेसी को लगे कि आप हट्टे कट्टे हैं, फिट हैं। तो इसलिए आप फ्रंट मेडिकल की तरफ ही जाइएगा। अप फ्रंट मेडिकल की फ़ीस है जी $300। ये आपको $300 पे करना पड़ेगी। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी जिसमें सबसे पहले आपको चाहिए होगा FRC, इसे हम कहते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये आपको नादरा के दफ्तर से मिल जाएगा जी। अब इंडिया और बांग्लादेश में कहाँ से मिलता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। इसमें आपकी ट्री एक बनता है कि आपकी फैमिली में कौन कौन मेंबर है, ठीक है जी। ये एक फॉर्म चाहिए। उसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है यानी कि कोई आपकी ज़मीन है, कारोबार है, बिज़नेस वगैरह है, अगर आप उसके डॉक्यूमेंट साथ वीज़े के लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे इंप्रेशन आएगा, वीज़े लगने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो मेन चीज़ जो स्टडी परमिट की फ़ीस है यानी कि स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन की जो फ़ीस है वो $150 है, तो यानी कि $150 आपको स्टडी परमिट की फ़ीस देनी होगी, यानी कि स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस पे करनी होगी। इसके बाद एंड पर आ जाता है जी बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक के आपको $85 यानी कि $85 आपको अदा करने होंगे। ये बायोमेट्रिक की फ़ीस है जी। इसके अलावा एंड पर एक ही चीज़ रह जाती है जी, वो रह जाता है कि आपका वीज़ा लग गया और जहाज़ की टिकट लेनी है और आपने कनाडा आना है। तो उसके लिए मेरी तो आपको पर्सनल एडवाइस ये है कि आपने 2 से 3 माह पहले ही जहाज़ की टिकट जो है वो बुक करवा लेनी है ताकि आपको रेट अच्छा उसका मिल जाए। दूसरा ये कि जो आपको एक वन साइडेड आपको टिकट लेनी होगी, क्योंकि आपने 2 साल 2.5 साल रहना होगा स्टार्ट पर, फिर आप एक चक्कर लगाएंगे, तो इसलिए वन साइडेड टिकट ही लेना मुनासिब होगा। तो उसकी जो कॉस्ट है वो $1,000 तक होगी, ठीक है जी। अब ये मैंने जो सारी चीज़ें, जो सारी फ़ीस हैं, जो कॉस्ट है, जो यूनिवर्सिटी की फ़ीसें हैं, मेडिकल की फ़ीसें, ये सारी फ़ीसें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी मैंने $CAD के अंदर बताई हैं। ये आपने अपने मुल्क के हिसाब से करेंसी को एक्सचेंज कर लेना है और उसके हिसाब से आपने अंदाज़ा लगाना है कि आपको कितने पैसे चाहिए कनाडा में स्टडी के लिए। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आप मेरी ये वीडियो को फॉलो करते हैं और ये सारे के सारे स्टेप जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, तो मैं गारंटी करता हूँ तो आपको किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपना वीज़ा घर बैठे ही प्रोसेस कर सकते हैं। लें जी, आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और सवाल चाहिए या पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको जवाब दे सकूं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से इस्तिफादा हासिल कर सकें। तब तक इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।